हेलो बच्चों, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीनिया सोलियम। क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह हर साल ये टॉपिक पेपर में रखा हुआ मिलता है। यूनिट सेकंड का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। टीनिया सोलियम, जितना शानदार नाम है उतना शानदार इसका काम भी है। पर कहाँ पर? मनुष्य की आंत में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? आप पूछोगे सर ये पाया कहाँ जाता है, तो ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है और उन मनुष्य की आंत में ज़्यादातर पाया जाता है जो स्वर्ग के मांस का सेवन करते हैं। ऐसे नहीं कि सब में होता है। ठीक है, जो स्वर्ग के मांस का ज़्यादा सेवन करते हैं ना, उन मनुष्य की आंत में ये जो है ये टीनिया सोलियम पाया जाता है। इसको आप फीता कृमि भी कहते हो। ध्यान देना, फीता कृमि की लाइफ साइकिल में नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर करवाऊंगा, वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाने वाला हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए, तो टीनिया सोलियम मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला एक पैरासाइट होता है, यानी कि परजीवी होता है, और उन मनुष्य की आंत में ज़्यादा पाया जाता है जो लोग स्वर्ग के मांस का सेवन करते हैं। ये अधिकांश देखा गया है। ठीक है, अब इसकी वजह से रोग कौन सा होता है मनुष्य के अंदर? कोई ना कोई तो रोग होता होगा। देखो थर्ड नंबर है, ये मनुष्य में टीनिएसिस रोग उत्पन्न करता है। और भी एक रोग उत्पन्न करता है, उसका नाम आपको खुद बताना है। फिलहाल तो ये याद करो कि ये मनुष्य में टीनिएसिस रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, समझ में आया? कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की आंत में पाया जाता है। किन लोगों की? जो अधपका या दूषित स्वर का मांस खाते हैं। ठीक है, रोग कौन सा उत्पन्न होता है? टीनिएसिस। कौन सा रोग उत्पन्न होता है बेटे? टीनिएसिस। 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। आगे बढ़ें, पक्का सोच लो एक बार और। चलिए क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अच्छा, संघ कौन सा है इसका? फाइलम कौन सा होता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है। संघ कौन सा होता है बेटा? प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है। अच्छा, क्लास कौन सा होता है? सिस्टोडा होती है। ठीक है, क्लास कौन सी है? सिस्टोडा। पहला पॉइंट, संघ कौन सा है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। वर्ग कौन सा है? सिस्टोडा। गण कौन सा? ऑर्डर इसका वह है तुम्हारे पास साइक्लोफाइलिडा। ठीक है, साइक्लोफाइलिडा। और वंश कौन सा है? टीनिया। एंड जाति कौन सी है? सोलियम। फटाफट तेजी से अपनी नोटबुक में नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी है आपकी, वरना अपनी नोटबुक में नोट कर लो। जितना लिख लिख के याद करोगे ना, इतना ज़्यादा याद होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में मैंने लिखा जिससे आप आराम से याद कर लो। तो सबसे पहले संघ याद करो, इसका वर्ग याद करो, गण याद करो, वंश याद करो, जाति। क्रम भाई पांचों के पांचों याद कर लो। संघ कौन सा है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। वर्ग कौन सा है? सिस्टोडा। गण कौन सा है? साइक्लोफाइलिडा। एंड वंश कौन सा है? टीनिया। एंड जाति कौन सी है इसकी? सोलियम। ठीक है, जाति कौन सी है बेटे? सोलियम। ठीक है, तभी तो बोला गया टीनिया सोलियम। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए आगे देखते हैं बेटे। अब इसकी पढ़ लेते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर आपसे पूछे ना हैबिट एंड हैबिटल, ठीक है, हैबिट एंड हैबिटल, तो बेटा ये लिख देना कि ये कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की आंत में पाया जाता है। मांस, कच्चा मांस खाने वाले जो मनुष्य हैं उनमें फैल जाता है। अथवा या दूसरे स्वर का मांस खाने वाले लोगों में फैल जाता है। इसकी वजह से ये रोग होता है। ऐसा करके लिख देना आप। ठीक है, अच्छा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम। चलिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं भाई। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ओके सर, करो बेटे ज़रा फास्टली। क्या आती है? चलिए देखो, शेप साइज एंड कलर। शेप साइज एंड कलर, चलो मैं आपको दिखा दूं, एक बार मैं आपको दिखा दूं कैसा होता है बेटा। ऐसा होता है ये। फिर पढ़ते हैं। डायग्राम देखो ज़रा एक बार बेटा, डायग्राम देख लोगे समझ जाओगे। इसकी लंबाई देख रहे हो आप कितनी है? 1.5 मीटर से 7 मीटर लंबा होता है ये। 1.5 मीटर लंबा, जो कि आंत में पाया जाता है। खुद सोच सकते हो। ठीक है, ये होता। अब तुम्हें मैं एक बात बता दूँ, ठीक है, एक बात बता दूँ, इसकी शेप देखो, शेप कैसी है। जल्दी देखो बेटा, शेप है कैसी? शेप है, चपटी है ना। तो ये सब चपटे होते हैं। देखो ये वाले जो होते हैं ना, चपटे होते हैं। लीनियर होते हैं, लीनियर रेखीय होते हैं ये इस टाइप से। देख रहे हो? देखो इसका ये वाला भाग जो होता है ना, ये वाला भाग, ये इसका जो ये वाला भाग है, ध्यान देना, ये वाला जो भाग है इसका, दिख रहा आप लोगों को? नहीं दिख रहा होगा, नहीं। ये मान लो इसका हेड, ये मान लो इसका हेड है, ये वाला भाग। इसका ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये मान लो इसका हेड। और जो ये वाला भाग देख रहे हो ना, ये वाला भाग, ये सारे का सारा जो होता है ना, ये वाला भाग तुम देख रहे हो, ये वाला भाग। ठीक है, ये होता है स्ट्रोबिला। क्या होता है? स्ट्रोबिला। और बीच में जो है ना, ये यहाँ पर इसकी नेक होती है। तो इसके 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं इसको आगे चल के। फिलहाल तो इस टाइप का ये आपको देखने मिलेगा, टीनिया सोलियम। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इसका शेप साइज एंड कलर देखो। इसका सही लंबा,
चपटा और रिबन जैसा होता है, यानी कि फीते जैसा होता है। शरीर कैसा होता है? लंबा, चपटा और रिबन जैसा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो एक फीताकृमी बनाता है। तो बेटा फीताकृमी होता है ये, डरो मत। अच्छा ये देखो, ये 3 से 5 मीटर लंबा होता है, 3 से 5 मीटर लंबा होता है, किंतु कभी कभी 8 मीटर लंबा भी पाया जाता है। हर बुक में लंबाई अलग होती है, कहीं पर 1.5 मीटर दे रखी होती है, कहीं 3 दे रखी होती है, कहीं कुछ कहीं कुछ। ठीक है, तो इतना ध्यान देना, 3 से 5 मीटर लंबा होता है, कभी कभी 8 मीटर लंबा भी ये पाया जाता है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? धुंधला सफ़ेद। जो इसका कलर होता है ना, धुंधला सफ़ेद, पर पीला भी पाया जाता है ये किंतु ये बड़ा या हल्का पीला भी हो सकता है। ठीक है, इसका शरीर कैसा होता है? लंबा होता है, चपटा होता है, रिबन जैसा होता है, इसे फीताकृमी भी कहते हैं। 3 से 5 मीटर लंबाई होती है इसकी, और कुछ जो होते हैं वो 8 मीटर लंबे भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका रंग सफ़ेद धुंधला होता है। ठीक है, यानी कि धुंधला सफ़ेद होता है, और बड़ा या हल्का पीला भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, बॉडी को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। मैंने क्या बोला कि इसकी जो यानी कि डिवीज़न ऑफ बॉडी, मतलब समझ में आया ये? इसकी बॉडी को आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो। मैंने क्या बोला? पहला जो होता है ना, स्कोलेक्स होती है, स्कोलेक्स, यानी कि स्कोलेक्स। ये जो तुम भाग देख रहे हो ना, इसका जो हेड है ये वाला, इसको बोलते हैं स्कोलेक्स। ठीक है, फिर इसकी नेक आती है, और फिर जो आता है वो आता है तुम्हारे पास स्ट्रोबिला। ठीक है, पहला कौन सा है? स्कोलेक्स। ठीक है, दूसरा कौन सा है? नेक। तीसरा कौन सा है इसका? स्ट्रोबिला। 3 पार्ट्स में इसको आपने डिवाइड करा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़ना। चलिए अभी पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। फिलहाल 3 भाग देख लो। पहला भाग कौन सा है? स्कोलेक्स। दूसरा भाग कौन सा है? इसकी नेक हो गई। तीसरा भाग कौन सा है? स्ट्रोबिला हो गया। अब स्ट्रोबिला को भी हमने कई भागों में डिवाइड करा, वो आगे चल के देखेंगे फिलहाल हम। तो सबसे पहला नंबर शेप साइज एंड कलर हो गया। हेडिंग अच्छे से याद करके जाना। हेडिंग अच्छे से याद करके जाओगे तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ आप लिख ही दोगे, और इससे सिंपल टॉपिक तो मेरे ख्याल से यूनिट सेकंड में कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिवीजन ऑफ बॉडी। बेटा डिवीजन ऑफ बॉडी यानी कि टीनिया सोलियम का जो शरीर होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला भाग मैंने क्या बोला? स्कोलेक्स। ठीक है, ये क्या होता है? हेड होता है। इसके भी 2 भाग होते हैं। ये कौन सा होता है? हेड होता है। इसके भी 2 भाग होते हैं। पहले मैं आपको समझा दूँ। पहला भाग कौन सा होता है? रोस्टेलम। दूसरा कौन सा होता है? डिस्टल पार्ट। दोनों याद करो। तो कह रहा हूँ हेडिंग याद करने बहुत ज़रूरी होते हैं, बाकी थ्योरी तो आप डायग्राम देख के बना के लिख भी दोगे, अगर आपको डायग्राम बनाना आता है तब। और डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बिना डायग्राम बनाए आपको नंबर मिलने वाले हैं नहीं जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे। तो डिवीजन ऑफ बॉडी, टीनिया सोलियम का शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है। एक स्कोलेक्स के 2 भाग होते हैं, क्योंकि ये सिर होता है, इसके 2 भाग होते हैं। एक कौन सा था? रोस्टेलम, और दूसरा कौन सा होता है? डिस्टल पार्ट। ठीक है, पहले रोस्टेलम देखते हैं। रोस्टेलम क्या होता है? डायग्राम मैंने दिखा रखा, देखो ये। जल्दी बताओ, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा आपको? हाँ सर दिखाई दे रहा है। अब जो तुम ये वाला भाग देख रहे हो ना, ये वाला टॉप वाला, ये रोस्टेलम होता है। कौन सा भाग होता है बेटा? रोस्टेलम होता है। ठीक है, रोस्टेलम कैसा है? शंकुआकार होता है। ये जो रोस्टेलम है कैसा होता है? शंकुआकार होता है। ठीक है, समझ गए कैसा होता है? शंकुआकार होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कि इसके आधार पर हुक्स के 2 चक्कर लगे होते हैं। दिखाई दे रहे हैं? हुक्स के 2 चक्कर, ये वाले, ये हुक्स के 2 चक्कर लगे होते हैं। ध्यान देना, इसके आधार पर हुक्स के 2 चक्कर लगे होते हैं, और जो ये हुक होते हैं वो छोटे बड़े हो सकते हैं। आपने हॉलीवुड मूवी में इस टाइप के हुक बना हुआ जानवर टाइप के देखे होंगे। अरे यार, ये जो हॉलीवुड वाले होते हैं ना, जो ये मूवी बनाते हैं हॉलीवुड मूवी, तो वो कहीं ना कहीं से तो बेस लाते होंगे, वो इन्हीं जानवरों से पकड़ते हैं कि यार ये देखने में कैसा लगता है, उसके बेस पे वो निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हुक जो होते हैं ना, हुक ये वाले, मैंने क्या बोला कि ये जो भाग होता है वो शंकुआकार होता है। कौन सा? रोस्टेलम शंकुआकार होता है। इसके आधार पर, ठीक है, हुक्स के 2 चक्कर लगे होते हैं, यानी कि साइकिल लगी होती हैं, और दोनों चक्कर में जो हुक्स होते हैं वो छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, देखो ये लगा हुआ है स्मॉल हुक्स। अब ये वाला जो बीच वाला भाग आप देख रहे हो, ये रोस्टेलम, ये क्या है? रोस्टेलम है। और इसके दोनों ओर जो है ना छोटे बड़े चक्कर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये लगे हुए। ठीक है, यानी कि हुक्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि चक्कर में हुक्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, और दोनों के ये जो हुक्स होते हैं वो छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो मैंने इसमें लिखा क्या है, तो ध्यान देना। रोस्टेलम आ गया हमारा। देखो ये है स्ट्रोबिला का आगे वाला भाग है। स्ट्रोबिला मतलब स्ट्रोबिला की जगह ना आप यहाँ पर जो बर्ड है स्ट्रोबिला ना आकर ई से हटा दो, स्ट्रोबिला नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा तुम्हारे पास स्कोलेक्स। ये स्कोलेक्स का आगे का भाग है। ठीक है, स्कोलेक्स का क्या है? आगे का भाग है जो शंकुआकार होता है। इसके आधार पर मुड़े हुए क्या होते हैं? हुक्स के 2 चक्कर लगे होते हैं। हुक्स की संख्या कितनी होती है? 28 होती है। और ये जो हुक्स होते हैं वो छोटे बड़े हो सकते हैं।
छोटे बड़े दो प्रकार के हो सकते हैं। ये लाइन पे देखो बेटा, ये देख रहे हो, यानी कि स्कोलेक्स के आगे वाला भाग शंक्वाकार होता है, जिसको आप रोस्टेलम कहते हो आधार पर, ठीक है। हुक्स के दो चक्कर लगे होते हैं। हुक्स छोटे बड़े दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 28 होती है। आराम से कवर कर लोगे। चलिए दूसरा पार्ट कौन सा आता है मेरा? डिस्टल पार्ट आता है, डिस्टल पार्ट। अब ये जो डिस्टल पार्ट है ना, ये देखो रोस्टेलम के पीछे का वर्गाकार भाग होता है, जिसमें 4 कप जैसे, ठीक है, चूसक जिसे बोलते हो आप, शकर लगे होते हैं। ये देखो ये शकर लगे होते हैं, ये 1 2 3 4 ये शकर होते हैं, और इन्हीं की सहायता से ये आंतों पे चिपक जाता है। इन्हीं की सहायता से ये आंतों पर क्या होता है? चिपकता है, और ऊपर से जो है ना अपना भोजन ग्रहण करता है, क्योंकि जीभ है, और जब जीभ है तो खाने के लिए कुछ ना कुछ तो उसको मिलेगा भैया, कुछ ना कुछ तो खागा ये, ठीक है। तो ये शकर लगे हुए होते हैं, 2 साइड में लगे हुए होते हैं, एक फ्रंट में लगा हुआ होता है, एक बैक में लगा हुआ होता है, 4 शकर लगे हुए होते हैं, ठीक है। यानी कि रोस्टेलम का नीचे वाला भाग कैसा होता है? वर्गाकार होता है। रोस्टेलम का नीचे वाला भाग, यह वाला भाग कैसा होता है? स्क्वायर टाइप में होता है, जिसमें 4 कप जैसे शकर लगे हुए होते हैं, और यही शकर जो होते हैं वो आंत से चिपकने में इसको मदद करते हैं, ठीक है बेटा। देखो मैंने यही लिखा होगा, ये ध्यान देना। देखो ये लिखा हुआ है, ये रोस्टेलम के पीछे का वर्गाकार भाग है, जिसमें 4 कप जैसे शकर पाए जाते हैं। एक शकर फ्रंट में होता है, एक वेंट्रल में होता है, एक 2 लैटरल में पाए जाते हैं, और ये आंत की दीवारों से खुद को चिपकने में मदद करता है, ठीक है। समझ में आया? तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको और बता दूं डायग्राम देख के। देखो ये क्या है? रोस्टेलम शंक्वाकार भाग होता है, ठीक है। इसके आधार पर, ठीक है, हुक्स के 2 चक्कर लगे होते हैं, जिनमें हुक्स की संख्या 28 होती है। अब दूसरा पॉइंट ये कि ये हुक्स छोटे बड़े हो सकते हैं। देखो स्मॉल हुक्स भी हैं और तुम्हारे पास लार्ज हुक भी हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो भाग होता है वो डिस्टल पार्ट होता है, यानी कि रोस्टेलम, जो ये तुम्हारे पास रोस्टेलम है ना, इसके नीचे वाला भाग कैसा होता है? वर्गाकार होता है, जिसमें 4 कप जैसे शकर लगे होते हैं, जो आंत की दीवारों पर चिपकने में इसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो पहला भाग जो है हमारा पूरा हो गया, स्कोलेक्स। दूसरा भाग आता है इसकी नेक। ये देख रहे हो आप, ये नेक होती है, ये वाली नेक होती है। ये क्या होती है बेटा? नेक होती है, ठीक है। स्ट्रोबिला और स्कोलेक्स को जोड़ने का काम कौन करती है? नेक करती है। या फिर मैं एक लाइन इसमें और लिखवाने वाला हूँ। देखो मैंने नेक में क्या लिखा, समझ जाओगे आप। कहाँ बेटे नेक कहाँ? ये लिखा देखो, स्कोलेक्स का नीचे वाला भाग छोटा पतला खंड होता है, ये वाला, ये स्कोलेक्स के नीचे वाला भाग छोटा पतला एक खंड होता है, जिसे हम गर्दन कहते हैं, यानी कि नेक कहते हैं। और ये स्ट्रोबिला का निर्माण करती है, यानी कि स्ट्रोबिला के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। इस लाइन को समझो, यानी कि स्कोलेक्स का नीचे वाला भाग कैसा होता है? लंबा होता है, पतला खंड होता है, जिसे हम नेक कहते हैं, और ये स्ट्रोबिला का निर्माण करती है। ये बेटे ये है स्ट्रोबिला। अब थर्ड नंबर जो आता है ना हमारा, वो स्ट्रोबिला आता है, यानी कि स्कोलेक्स को छोड़कर शेष भाग हमारा स्ट्रोबिला कहलाता है, ये वाला भाग, ठीक है। इसमें कम से कम 800 से 1000, ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो ना, इसको बोला जाता है प्रोग्लोटिड पाई जाती हैं, 800 से 1000। चलिए देखते हैं। दो बेटे ज़रा ध्यान दो, शरीर के शेष भाग को स्ट्रोबिला कहते हैं। अगर नेक को छोड़ दो आप, स्कोलेक्स को छोड़ दो आप, तो जो नीचे वाला भाग है यानी कि शरीर के शेष भाग को हम कहते हैं स्ट्रोबिला कहते हैं। इनमें 800 से 1000 इकाइयाँ होती हैं, ठीक है, जो कि एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती हैं। और प्रत्येक खंड में बेटा फीमेल एंड मेल यानी कि नर तथा मादा जननांगों का एक सेट होता है। प्रत्येक खंड में फेल यानी कि प्रत्येक खंड में मेल और फीमेल, ध्यान देना, प्रत्येक खंड में मेल और फीमेल का क्या होता है? एक सेट होता है, जननांगों का एक सेट होता है। देखिए मैंने ये लिखा, प्रत्येक खंड में नर तथा मादा जननांगों का एक सेट पाया जाता है, ठीक है। और रेखिक क्रम में जननांगों का बार बार पाया जाना प्रोग्लोटाइजेशन कहलाता है। और जंतु के प्रत्येक देह खंड को हम क्या बोलते हैं बेटे? प्रोग्लोटिड कहते हैं, प्रोग्लोटिड कहते हैं। अब इसमें आप तुम सोच रहे होगे यार प्रोग्लोटिड कौन सा है? लाइन पे ध्यान देना, जितने भी ये वाले खंड आप देख रहे हो ना, ये सब क्या प्रोग्लोटिड होते हैं, ये प्रोग्लोटिड होते हैं ये, ठीक है। अब ये प्रोग्लोटिड ये जो खंड होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो गर्दन के नीचे वाला जिसको बोलते हैं हम इमेच्योर, और इसके बाद वाला भाग जो मध्य वाले भाग होते हैं ये वाले, इनको बोलते हैं मैच्योर प्रोग्लोटिड, और लास्ट वाले को बोलते हैं हम ग्रेविड यानी कि अंडपूर्ण या पूरी तरह से पके हुए, इनको क्या बोलते हैं हम? ग्रेविड। तो
ध्यान से सुनना मेरे पास, मेरे इस चीज़ को। प्रोग्लोटिड 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है इमेच्योर प्रोग्लोटिड, ये वाला प्रोग्लोटिड, यानी कि इमेच्योर यानी कि प्रोग्लोटिड, ये वाला भाग। अब एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, ये जो तुम देख रहे हो ना इमेच्योर प्रोग्लोटिड दिखाई दे रही है, हाँ, तो बेटा ये क्या होता है इमेच्योर प्रोग्लोटिड। देखो ध्यान देना, इनकी जो लंबाई होती है ना, जो खंड होते हैं ये, ठीक है, यानी कि जो ये प्रोग्लोटिड होते हैं, इनकी जो लंबाई होती है वो चौड़ाई से कम होती है, लंबाई कम होती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि ये तो तुम समझ गए कि इनकी लंबाई जो होती है वो चौड़ाई से कैसी होती है, ठीक है, वो कम होती है। दूसरा पॉइंट, ये नेक जो गर्दन होती है, गर्दन के ठीक नीचे क्या होते हैं, स्थित होते हैं। और यहाँ पर जनन अंग जो होते हैं ना, मेल एंड फीमेल जनन अंग विकसित नहीं होते या फिर विकसित हो रहे होते हैं। देखो इस लाइन में मैंने यही लिखा, इस चीज़ में मैंने यही लिखा, ध्यान देना। देखो नेक हमारा पूरा हो गया, स्टोबिला, ठीक है, पूरा हो गया हमारा। प्रत्येक देहखंड को हम प्रोग्लोटिड कहते हैं, 3 प्रकार की होती है इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स। देखो इन प्रोग्लोटिड्स की लंबाई चौड़ाई से कैसी होती है, अधिक होती है, गर्दन के तुरंत बाद प्रेजेंट होते हैं, जनन अंग अनुपस्थित होते हैं या विकसित हो रहे होते हैं। अब आ गए हम मैच्योर में, तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये वाला भाग जो होगा, ये इतना वाला भाग, ये सब क्या है, मैच्योर प्रोग्लोटिड है। अब ये मैच्योर प्रोग्लोटिड का मतलब क्या, समझ रहे हो इस चीज़ को, यहाँ पर जो लंबाई होती है वो चौड़ाई के बराबर होती है लगभग, ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक सेट में मेल एंड फीमेल जननांग स्थित होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर जननांग जो होते हैं, मेल एंड फीमेल जननांग, वो विकसित हो जाते हैं, ठीक है। इसमें इस वाले उसमें देखो मैंने यही लिखा होगा, लंबाई चौड़ाई के लगभग कैसी होती है, बराबर होती है। देखो इसमें मैंने यही लिखा मैच्योर प्रोग्लोटिड में। तो देखो इसको हिंदी में कहते हैं परिपक्व देहखंड, लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। नर तथा मादा का एक सेट जो होता है प्रत्येक खंड में पाया जाता है। ये शरीर के मध्य भाग में होते हैं और इनकी लंबाई जो होती है चौड़ाई के लगभग बराबर होती है। अब लास्ट में हमारा आता है एक ग्रेविड, ये वाला आता है ग्रेविड प्रोग्लोटिड। तो बेटे ग्रेविड प्रोग्लोटिड, तो ग्रेविड का मतलब समझते हो आप, ये पूरी तरह से पके हुए होते हैं। यहाँ पर जो होता है ना, ये लाइन पे ध्यान देना बेटा, ये 3rd नंबर हमारा आ गया ग्रेविड या रिप प्रोग्लोटिड्स, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, तो ये शरीर का सबसे अंतिम भाग होता है, ये वाला, ये शरीर का सबसे अंतिम भाग होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो चौड़ाई से अधिक होती है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि शाखांकित यानी कि ब्रांचेड गर्भाशय पाए जाते हैं जिसमें भ्रूण विकसित होते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ये देखो स्क्रीनशॉट लेते रहना आप। अब डायग्राम बना के आओ या मत बना के आओ, तुम्हारी मर्जी है, ये वाले। तो ये देखन यानी कि प्रोग्लोटिड का अंतिम भाग होता है, ठीक है। शाखांकित गर्भाशय इन देहखंडों में पाए जाते हैं। यूरेटस में भ्रूण विकसित होते हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई से कैसी होती है बेटा, अधिक होती है। और एक खास बात और, ये डायग्राम मैंने कुछ ऐसे लिया, ये वाला देखो, ये देखो ब्रांचेस ऑफ यूरेटस, यानी कि शाखांकित यूरेटस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मेन स्टेम है, सिररस है, ठीक है, और गोनोपियोर है, स्पर्म डक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका डायग्राम बना सकते हो। और अगर डायग्राम नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मत बना पाना डायग्राम। पर ये वाला जो डायग्राम है मैच्योर प्रोग्लोटिड्स का, ये भयंकर डायग्राम होने वाला है आपका, ठीक है। इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मत बना पाना ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ को बना के आओ, क्योंकि अपना मेन डायग्राम पे इस वाले पे फोकस करना आप, ठीक है। यह वाला समझ में आया। तो 3 भागों में आपने क्या करा है, बांटा है, किसको, टीनिया सोलियम को। अब टीनिया सोलियम को 3 भागों में कौन कौन से, एक तो होता है स्कोलेक्स ऊपर वाला भाग, फिर नेक, ठीक है, फिर स्ट्रोबिला। अब जो तुम्हारे पास स्ट्रोबिला है उसमें जो होती है ना प्रोग्लोटिड होती हैं। अब जो ये प्रोग्लोटिड्स होती हैं उनको आपने 3 भागों में डिवाइड करा, एक इमेच्योर, फिर एक मैच्योर और एक ग्रेविड, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना। तो जितने ज़्यादा हेडिंग आप याद करोगे उतना ज़्यादा आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। डायग्राम पक्का बना के आना, बिना डायग्राम मत छोड़ के आना, क्योंकि डायग्राम ही क्या करवाता है, आपको नंबर दिलवाता है। समझ में आया। तो एक सिंपल सा टॉपिक है जिसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।